नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। शुरुआत करेंगे आज की खास खबरों के साथ। यूपी में नल कनेक्शन देने की रफ्तार अब राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 72.2% ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देश में 72% नल कनेक्शन दिए गए हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने वाला यूपी अकेला राज्य है। इस उपलब्धि पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नमामि गंगे ग्रामीण जलापूर्ति विभाग और जल निगम ग्रामीण की पूरी टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 40,000 से अधिक नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड की ज्यादातर जिलों में 90% से ज्यादा ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल की सप्लाई शुरू कर दी गई है। महोबा में 97.57%, ललितपुर में 97.33%, झांसी में 96.40% और बांदा में 95.39% ग्रामीण परिवारों को हर घर जल की सौगात मिली है। वहीं विंध्य क्षेत्र मिर्जापुर में 96.27% नल कनेक्शन दिए गए हैं। पश्चिम क्षेत्र में बागपत में 93.77%, शामली में 92.94%, मेरठ में 91.32% और पूरब के वाराणसी में 90% ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल सप्लाई भी शुरू कराई गई है। अब सरकार का फोकस आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद पर है। योजना के चौथे फेज के तहत इन जिलों में गंगा और यमुना नदियों से पानी देने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इन जिलों में जल सप्लाई पहुंचाने का कार्य दिसंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए साइबर क्राइम के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है। इसके तहत प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित किए जाएंगे। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगी है। इस निर्णय के साथ ही प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर क्राइम थानों की मौजूदगी होगी। फिलहाल प्रदेश के सभी 18 मंडलों में साइबर क्राइम थाने मौजूद हैं। अभी तक आईजी स्तर का अधिकारी इन थानों को देखता था, लेकिन सभी जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित होने के बाद पुलिस अधीक्षक इसकी जिम्मेदारी निभाएंगे। लोक भवन के मीडिया सेंटर में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बढ़ते हुए साइबर क्राइम को देखते हुए सभी 75 जनपदों में साइबर थानों की जरूरत महसूस की जा रही थी। 18 मंडल मुख्यालयों में पहले से ही साइबर थाने मौजूद हैं, बल्कि अब बाकी के बचे 57 जनपदों में भी थाने स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसकी स्थापना पर सरकार पर लगभग 1,27,24,51,000 रुपए से ज्यादा की राशि का व्यय भार अनुमानित है। सरकार तेजी से इस पर काम करने जा रही है और जल्द ही ये थाने स्थापित किए जाएंगे। इससे न सिर्फ साइबर क्राइम पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि उस पर प्रभावी कार्रवाई भी संभव हो पाएगी। प्रदेश में साइबर क्राइम की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम में उन्होंने इसके साथ ही बताया कि साइबर क्राइम में कन्विक्शन के मामले में यूपी सबसे ऊपर है। हमारा सजा दिलाने की दर नेशनल साइबर क्राइम के सजा दिलवाने की दर से काफी बेहतर है। साइबर क्राइम के मामलों में नेशनल दर 46.5% है, जबकि हमारा कन्विक्शन रेट 87.8% है। अब तक प्रदेश में 838 कन्विक्शन हुए हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद मध्य प्रदेश में सिर्फ 59 कन्विक्शंस हुए हैं। प्रदेश में 7,122 क्रिमिनल अरेस्ट किए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में 2,500
82 क्रिमिनल्स अरेस्ट किए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में 2022 में 10,117 केस रजिस्टर हुए हैं। औद्योगिक व सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े निवेश परियोजनाओं के लिए अब भूखंड आवंटित करने से पहले आवेदक का बैकग्राउंड जांचा जाएगा। साथ ही प्राधिकरण में काम करने वाले किसी भी कार्मिक रिश्तेदार अगर इस श्रेणी में भूखंड के लिए आवेदन करते हैं तो इससे पहले सीईओ से लिखित में अनुमति उनको लेनी होगी। इस संबंध में औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा, यूपीसीडा, गीडा, सीडा के सीईओ को पत्र भेजा है। मनोज कुमार सिंह ने कहा कि औद्योगिक व आईटी श्रेणी में रियायती दर पर उन निवेशकों को भूखंड नहीं मिल पाते हैं जो खुद उद्योग लगाना चाहते हैं। इसकी बजाय अन्य फर्म्स को भूखंड आवंटित किए जाते हैं जो भूखंड पर निर्माण कर उसे किराए पर देते हैं या भूखंड ही किसी दूसरे को बेचकर मुनाफा कमाते हैं। इससे जहां एक ओर सही उद्यमी को जमीन नहीं मिल पाती तो वहीं दूसरी ओर जमीन किराए पर लेने के कारण निवेशक पूरी तरह से क्षमता के साथ उस पर निवेश नहीं कर पाते हैं। अब तय हुआ है कि रियायती श्रेणी के भूखंड आवंटित होते वक्त आवेदक उद्यमी का बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। प्राधिकरण विभिन्न मानकों पर इंटरव्यू में ये देखेंगे कि खुद निवेश करने वाली संस्थाओं को ही जमीन आवंटित हो। प्राधिकरण में कार्यरत किसी भी कार्मिक की पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन अगर इस तरह के भूखंड के लिए आवेदन करते हैं तो इसके लिए सीईओ की अनुमति जरूरी होगी। ऐसा ना होने पर इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ 2023 का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान जेपी नड्डा और सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत करिए कि बस्ती के एक एक गांव में आपकी आवाज पहुंच जाए। भारत माता की, दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे थोड़ा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण, प्रभारी मंत्री राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और बस्ती के लोकप्रिय सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी, जिला प्रभारी समीर सिंह जी, जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी, माननीय विधायक श्री अजय सिंह जी, पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, रवि सोनकर जी और यहां पर भारी संख्या में उपस्थित
बस्ती के मेरे सभी युवा साथियों, मैं आप सबकी ओर से सबसे पहले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जिनकी रणनीति और जिनकी अगुवाई में संगठन ने ये प्रचंड विजय प्राप्त की है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के उत्तर प्रदेश आगमन के अवसर पर उनका बस्ती की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। और यह हम सब जानते हैं कि जब मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता आई थी, तब ये देश दुनिया की 11वीं 12वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था। और ये हमारा सौभाग्य है, एक यशस्वी नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। जिस गति से भारत बढ़ रहा है, आने वाले 3-4 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। इसमें भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के साथ हर भारतवासी को जुड़ना है। हर भारतवासी जुड़ेगा तो अर्थव्यवस्था की मजबूती होने का मतलब हर चेहरे पर खुशहाली आना, हर एक के जीवन में परिवर्तन आना। और इसी का परिणाम है बस्ती से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष संबंध है। यहां जो मेडिकल कॉलेज आप देख रहे हैं ना, ये मेडिकल कॉलेज तभी आपको प्राप्त हुआ था जब माननीय नड्डा जी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मंत्रालय के मंत्री थे। आप सोचिए, बस्ती में कोई मेडिकल कॉलेज की बात सोच सकता था, लेकिन भाइयों बहनों, गोरखपुर में एम्स हो या फिर बस्ती का मेडिकल कॉलेज, ये सभी नड्डा जी की देन है। और भाइयों बहनों, इसीलिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के समाधान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में उनका विजिट हुआ था। वे चिंतित थे, लेकिन साथ साथ उन्होंने प्रभावी कार्य योजना बनाई। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाप्त कर दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप यह बीमारी जिसने 40 वर्ष में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 बच्चों को निगल लिया था, आज उस बीमारी को हम पूरी तरह नियंत्रित करके उसका उन्मूलन कर चुके हैं। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपके द्वारा दिए गए योगदान की महती भूमिका है। इस अवसर पर भी मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, एक खेलकूद महाकुंभ प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में आयोजित हो रहे हैं। अभी हम लोगों ने वाराणसी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आए थे और ऐसे ही खेलकूद महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़े थे। अलग अलग प्रतियोगिताएं चल रही थी और प्रत्येक प्रतियोगियों में वहां पर प्रधानमंत्री जी उनको मिले थे। यह हमारे युवाओं को अपनी ताकत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने और अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन करने का एक अवसर प्रदान करता है। और जहां इसके लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से फिट इंडिया
मूवमेंट के माध्यम से, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने इसे प्रोत्साहित किया है। वहीं साथ ही साथ हर एक जनपद में एक एक सेंटर खेल के लिए बनाने की कार्रवाई भी आज भारत सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश की आबादी की सबसे बड़ा प्रदेश होने के नाते उत्तर प्रदेश कैसे इसमें पिछड़ सकता है। उत्तर प्रदेश ने भी संकल्प लिया है, खेल और खिलाड़ियों के लिए हम लोग अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हर गांव में खेल का मैदान होगा, हर मैदान के साथ एक ओपन जिम भी होगा, हर गांव में योग मंगल दल और महिला मंगल दल को हम लोग स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाएंगे। और अब तक मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने प्रदेश में 65,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। हर जनपद में हम लोग स्टेडियम का निर्माण, हर विकासखंड स्तर पर एक मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और आज परिणाम है, देश के अंदर इस सामर्थ्य जहां आगे बढ़ी है, भाइयों बहनों, इस सामर्थ्य का परिणाम है ओलंपिक में भारत ने सबसे अधिक मेडल अब तक जीते हैं। और यही नहीं, एशियन गेम्स में भी आज जो प्रदर्शन भारत का है, पहली बार 100 का आंकड़ा पार कर रही है भारत। यह एक सुखद लक्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का परिणाम आज उसके हम सबके सामने आए हैं। इसके लिए अनेक प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक 500 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी है, जिसमें डिप्टी एसपी का पद भी दिया गया है, नायब तहसीलदार का भी पद दिया गया है। और साथ साथ पुलिस ने भर्ती की अलग अलग श्रेणी में भी भर्ती की प्रक्रिया को उसको आगे बढ़ाया गया है। और भाइयों बहनों, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, 500 नए पद हमारे निकल रहे हैं खिलाड़ियों के लिए। खेल कोटे के अंतर्गत 2% आरक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है इसमें खिलाड़ियों के लिए, चाहे वह ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, विश्व चैंपियनशिप हो, नेशनल गेम्स हो। जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करेगा उसको सरकार सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करेगी और आजीवन उसके भरण पोषण के लिए सपोर्ट भी करेगी। और इसी उद्देश्य से सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हम लोग यहां पर आए हैं। आप सबकी उपस्थिति हम सबको प्रोत्साहित करती है, आगे बढ़ने के लिए एक नया ताकत देती है। और इसी ताकत के साथ आज हम सब बस्ती जनपद में एक बार फिर से यहां पर आए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बस्ती आज तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। मुंडेरवा के भी हम लोग आ रहे थे, मुंडेरवा चीनी मिल को देख रहे थे, कितने अच्छे ढंग से चीनी मिल चल रही है, किसान खुशहाल हो, नौजवान को रोजगार प्राप्त हो, महिलाओं की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए इसी प्रकार के आयोजन हो, तो देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और इसी संकल्प के साथ आज हम सब बस्ती में आगमन हुए हैं। मैं यहां के सांसद श्री हरीश द्विवेदी जी को, यहां के विधायक श्री अजय सिंह जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री संजय चौधरी जी को और पूरी टीम को जो इस खेल महाकुंभ के साथ जुड़े हुए हैं, उनको, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं। जिन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनको बधाई, और जिन्होंने प्रयास किया है और अच्छा प्रयास करेंगे तो अगले बार के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के साथ साथ अब प्रदेश में भी अलग अलग खेल के लीग प्रतियोगिताएं प्रारंभ हो रही हैं। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता, ग्रामीण लीग प्रतियोगिता खेलकूद के ये प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं। इनमें आपको भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार पूज्य मुख्यमंत्री जी। अभी पूज्य मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि माननीय मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एम्स दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, और वो जब 6 मेडिकल कॉलेजों की, जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उस समय थे, 6 मेडिकल कॉलेजों की जब आपने घोषणा किया था,
तो बस्ती को आप इतना मानते हैं कि उस 6 में से एक मेडिकल कॉलेज बस्ती में आपने दिया था। और मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज एमबीबीएस में एडमिशन करने वाला हमारा विद्यार्थी सबसे प्राथमिकता पर बस्ती मेडिकल कॉलेज को रखता है। इतनी अच्छी व्यवस्था यहां पर हो रही है। हम लोगों के बीच में आज पुनः माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। निश्चित तौर से आपकी प्रेरणा से इन खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन हम लोग उसके कार्यकर्ता हैं। मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि यहां पर उपस्थित खिलाड़ियों को अपना आशीष प्रदान करें, अपना मार्गदर्शन दें। आपके लिए यही कहूंगा सर कि रोशनी की तलाश थी हमको, जिंदगी की तलाश थी हमको, आप आगे सर तो ऐसा लगा आप ही की तलाश थी हमको। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे पार्टी के बहुत ही जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, आप सबके और हम सबके बहुत ही लोकप्रिय सांसद और इस महाकुंभ के आयोजक सम्माननीय मेरे छोटे भाई हरीश द्विवेदी जी, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राम जी, हमारे यहां के प्रभारी मंत्री सच्चान जी, हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी और बस्ती में इस महाकुंभ में एकत्र आए देवियों और सज्जनों और मेरे नौजवान खिलाड़ी साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे इस खेल महाकुंभ के समापन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी अभी योगी जी कह रहे थे कि 9.5 साल में नए भारत का दर्शन हो रहा है और उस नए भारत का प्रतिबिंब मुझे यहां नौजवानों में दिख रहा है, वह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। मित्रों, ये खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत 3 साल पहले हरीश द्विवेदी जी ने की, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए सलाह पर स्थान स्थान पर खेल महाकुंभ हो रहा है और मुझे जानकर खुशी है कि 1 लाख विद्यार्थियों के और 50,000 खिलाड़ियों के क्रम से प्रारंभ करते हुए आज 3.5 लाख खिलाड़ी और लगभग 4.5 लाख विद्यार्थी इस महाकुंभ में शामिल हुए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। मित्रों, देश को चलाने के लिए नेतृत्व और नीति और नियम और कार्यक्रम ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम खेल की बात कर रहे हैं। मैं यहां के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, क्या कारण था कि 70 साल में एशियन गेम्स में कभी भी पहले इतने मेडल नहीं आए
जो मेडल पिछले एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल आए, इस बात को हमको समझना था। क्या कारण था कि टोक्यो के ओलंपिक्स के पहले भारत कभी भी ओलंपिक्स में इतनी बड़ी संख्या में मेडल नहीं ले सका? वह लेने का सौभाग्य भारत को, आजाद भारत को मिला। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song free